में हम लोग लीनियर मोमेंटम को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है और वो क्यों लगता है, कब लगता है और उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे कैसे लगाएंगे, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कब मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रमन कुमार आजाद और आप लोग देख रहे हैं शांति क्लासेज एएस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूट्यूब चैनल। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप लोग वीडियो में इतना ज़्यादा खो जाएंगे कि आपको वीडियो को लाइक करना याद ही नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम बचपन से पढ़ते आए हैं कि लीनियर जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी किसका? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। अगर ढेर सारे पार्टिकल हैं तो भाई आप सारे पार्टिकल्स हैं तो आप कर सकते हो कि एक एक का ढेर सारे पार्टिकल अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, सबका मास अलग अलग लेते रहो और सबका मगर मोमेंटम निकालना तो मास इंटू वेलोसिटी करते रहो करते रहो करते रहो। पर ध्यान रखना है वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर के अनुसार जुड़ेगा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के अनुसार जोड़ना है। पर एक और चीज ले सकते हो आप निकाल ले सकते हो कि भाई सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अगर आपको पता है तो भाई टोटल मास ले लीजिए और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका लीनियर मोमेंटम निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ और चीजें करते हैं हम। मोमेंटम तो आप जानते ही हैं, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लेंगे तो पूरा सिस्टम का भी आपका मोमेंटम निकल के आ जाएगा। मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिखता हूं, यानी dp/dt लिख रहा हूं, ठीक है। अगर dp/dt लिख रहा हूं तो यहां पे हम p का वैल्यू दे देते हैं मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। अब यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ध्यान रहे, यदि वेलोसिटी मास कांस्टेंट है तो मास कांस्टेंट हो तो मास इस डिफरेंशिएशन से बाहर निकल आएगा। मास डिफरेंशिएशन बाहर निकल आया तो ये है आपका dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वो होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। वो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के बराबर। तो ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसका? सेंटर ऑफ मास का। तो ये हो गया नेट फोर्स, नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्ट ऑन अ सिस्टम, ठीक है। नेट एक्सटर्नल बाहर से किसी सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? सेकंड लॉ से, न्यूटन का सेकंड लॉ से मास इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। तो यहां से हम लोग लेके आए हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। मास इनटू ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस सिस्टम पर लगने वाले टोटल फोर्स के बराबर होता है। और यही आपका न्यूटन का सेकंड लॉ भी है, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं आगे क्या कर रहा हूं, इसको आगे जो ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो आपने देख लिया, आगे देखिए। यदि मैं मान लूं कि मोमेंटम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है, ये अगर आपका जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो होने का अगर जीरो हो गया, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा हो सिस्टम पर, मान लेते हैं कोई फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रहा हो। अगर सिस्टम पे नहीं लग रहा हो तो टाइम तो कुछ ना कुछ होगा, टाइम तो कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तो टाइम रहेगा, ठीक है। और टोटल फोर्स अगर जीरो हो गया तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका डीपी कितना आ जाएगा? डीपी जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कि डीपी जीरो का मतलब क्या है? मोमेंटम में चेंज जीरो है, यानी कि मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि यदि आपका फोर्स नहीं लग रहा है किसी सिस्टम पे फोर्स नहीं लग रहा है तो मोमेंटम में चेंज नहीं होगा, या फिर कहिए कि टोटल मोमेंटम आपका कंजर्व रहने वाला है, ठीक है। यही आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भैया? तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि यदि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यदि किसी सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जीरो है, तो उस सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज जीरो होगा। या फिर कहो कि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। यही आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। तो ध्यान रखिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है यदि किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स, मैं एक एक चीज नोट कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स, भाई अंदर क्या झगड़ा हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। अगर आपके घर में झगड़ा हो रहा है अंदर से तो उससे मतलब नहीं। अरे बाहर से कोई आपको मार के चला जाए, क्या मजाल का मार के चला जाए? बाहर से यदि कोई आपको मार के जाए तो मार के धो देंगे उसको हम, ठीक है। तो वहां से अगर बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो अंदर का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ठीक है। अंदर का मोमेंटम कंजर्व रहेगा चाहे अंदर फोर्स लगे ना लगे, ठीक है। क्लियर हो गया? ये सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन जो लगता है मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन वो कॉलिजन वाले क्वेश्चन पे लगता है।
ठीक है। जैसे यहाँ पे हो रहा है, देखिए दो मास है m1 और m2, ये v1 और v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। निश्चित रूप से जो v2 का वेलोसिटी होगा वो कम होना चाहिए, तभी जाके ये पीछे वाले से जाके टकराएगा, ठीक है। टकराया है तो उसका वेलोसिटी फिर बदल गया है, एक v1 से जाने लगा है, एक v2 से जाने लगा। पर u1 u2 था, उसके बाद v1 v2 हो गया है। ऑब्वियस सी बात है v2 ज़्यादा होना चाहिए v1 से, नहीं तो फिर दोबारा टकरा जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बाहर से किसी ने इसको मारा नहीं है, अपने टकराया, अपने मरा है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तुम टकराए हो तो मोमेंटम तो कंजर्वेटिव रहेगा ही रहेगा। तो हमने पहले मोमेंटम लिखा, तो पहले मोमेंटम लिखने के लिए मास इनटू वेलोसिटी करते गए, सबको जोड़ते गए, तो m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2 करते गए हैं, और उसको बराबर कर दिया है हमने फाइनल मोमेंटम के। फाइनल मोमेंटम क्या है भाई, m1 v1 प्लस m2 v2। यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो आप बचपन में 9th क्लास से पढ़ते आते हो, ठीक है। वो अलग है कि भूल जाते हो। तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो आपने पढ़ लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंपल्स एंड इंपल्सिव फोर्स। तो इंपल्सिव फोर्स क्या होता है, तो ऐसा फोर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा मैग्नीट्यूड में लगे, उससे हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स क्या होता है भाई, इंपल्सिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो मैग्नीट्यूड में फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई हो, और टाइम जो उसको मिले, जो टाइम मिले वो बहुत ही कम मिले। बहुत कम समय में अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो उसको हम इंपल्सिव फोर्स कहते हैं। इंपल्सिव फोर्स होते कौन कौन है, तो झटके के साथ लगते हैं। जैसे तुम जाकर दीवार से टकरा जाओ, तुम्हें झटके के साथ बहुत सारा फोर्स लग जाएगा। दौड़ कोई जा रहा है दीवार से टकरा जाए, तो गाड़ी जा रहा है दीवार से टकरा जाए, तो जो कॉलिजन में फोर्स लगते हैं बहुत ही इंपल्सिव फोर्स होते हैं। बहुत ही कम समय में फोर्स लग जाता है बहुत सारा। तो जो टकराने में कॉलिजन में जो फोर्स लगते हैं वो नॉर्मल फोर्स होते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो इंपल्सिव फोर्स होते हैं। इसी प्रकार से टेंशन जो लगता है वो झटके के साथ लगता है। जो भी फोर्स झटके के साथ लगे ना, वो फोर्स इंपल्सिव फोर्स है। जैसे टेंशन है, एकाएक रस्सी भाई ढीला है तो ठीक है, एकाएक रस्सी टाइट हुआ तो बहुत झटके के साथ एक फोर्स लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर प्लेन हवा में उड़ रहा तो बहुत अच्छा, जैसे धरती से टकराया उसी के साथ एक बहुत ही फास्ट फोर्स लगेगा, वो है फ्रिक्शन फोर्स। यह भी एक इंपल्सिव फोर्स है। आप कहोगे सर सारा तो इंपल्सिव फोर्स है, नॉन इंपल्सिव फोर्स भी क्यों होता है, क्या होता है, बिल्कुल होता है। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नॉन इंपल्सिव फोर्स है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली लगेगा, ठीक है भाई। जैसे जैसे नजदीक आते जाओगे धरती को, वैसे फोर्स बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे वैसे उसका फोर्स धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है। जैसे कूलाम्ब फोर्स है, ठीक है, कूलाम्ब फोर्स है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये भी क्या है, वो ग्रेजुअली लगता है। जैसे R देखो, R इनफाइनाइट जाओगे तब जाके जीरो होता है, इनफाइनाइट तक एक पीछा नहीं छोड़ता है आपका, इनफाइनाइट पे जाके वो जीरो होता है। इसी प्रकार से मैग्नेटिक फोर्स है, ये सब क्या है, नॉन इंपल्सिव फोर्स है। एकाएक झटके के साथ नहीं लगेगा। वो मैग्नेट को लाओगे नजदीक तो लाने के दौरान ही वो फोर्स लगाना शुरू कर देगा। जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे फोर्स उसका बढ़ने लगेगा। तो कुछ इंपल्सिव फोर्स होते हैं, कुछ नॉन इंपल्सिव फोर्स होते हैं। अब ऐसे इंपल्सिव फोर्स के लिए इंपल्स डिफाइन किया जाता है। अब इंपल्स क्या है भाई, तो वहाँ तक पहुँचते हैं। सबसे पहले हमने अभी फोर्स पढ़ा, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमने फोर्स की इक्वल लिख दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने दोनों पे वेक्टर सिंबल लगाया है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा चेंज ऑफ मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब मैं इस dt को ले जाकर इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान नहीं, ये काम मैं सिर्फ इंपल्सिव फोर्स के लिए कर रहा हूँ, हर फोर्स के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जाके मैंने मल्टीप्लाई किया तो ऐसा कुछ टर्म आया एफ डी टी इक्वल टू डी पी, ठीक है। ये आपका है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और ये जो टर्म आया इसी को हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स एक्चुअली होता है क्या, आई जो होता है वो होता है, अगर डी आई की बात करें तो ये होता है एफ डी टी, ठीक है, एफ डी टी। हाँ, अगर इम्पल्स ये डी है यानी कि बहुत ही छोटा सा इम्पल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर इम्पल्स निकालना चाहें तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, ये होगा आपका इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स हम इस प्रकार से निकालते हैं। और ये किसके बराबर है इम्पल्स, तो ध्यान से देखिए, ये इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। अगर इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे हम P1 से या P इनिशियल से P फाइनल तक इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन जो है यही इम्पल्स है, ये इसको हम I से नोट करते हैं। ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी होता है और ये आपका P फाइनल माइनस P इनिशियल के बराबर होता है, ठीक है।
तो इम्पल्स जो होता है वो दो फॉर्मूले आपको निकल के आ गया। एक है इम्पल्सिव फोर्स को आप dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए तो आपका इम्पल्स निकल के आता है और वो बराबर होता है आपका चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए ऐसा नहीं कि हर फोर्स का इम्पल्स आता है, इम्पल्सिव फोर्स का ही इम्पल्स डिफाइन होता है। ठीक है, जो झटके के साथ लगते हैं। एक और चीज समझ में आता है कि मैंने बताया कि आई चूंकि होता है, एक मिनट, जो आई होता है, आई को हमने डिफाइन किया, आई इक्वल टू जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt होता है ना। और जानते हुए इंटीग्रेशन होता है वो एरिया अंडर द कर्व के बराबर होता है। बचपन से पढ़ते आए हो तुम, एरिया अंडर द कर्व 12th से पढ़ते आए होगे। ठीक है, तो ये देखिए एफ और टी के बीच जो ग्राफ होगा उसके नीचे का एरिया ही इम्पल्स बताएगा। तो वो भी मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि ये एफ है और ये आपका टी है, इसके बीच का जो ग्राफ आया ये आया, जहाँ पे एफ एक फंक्शन है टी का, टाइम के साथ एफ जो है वो बदल रहा है। तो इसके नीचे का जो एरिया है t1 से t2 के बीच, वो जो एरिया है वही एरिया आपका इसके बराबर होगा f1 dt, t1 से t2 तक इंटीग्रेशन के बराबर होगा और इसी को हम इम्पल्स कहेंगे और यही इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ft कर्व, एरिया अंडर ft कर्व किसके बराबर होता है, इम्पल्स के बराबर होता है। ठीक है, और वही चेंज इन मोमेंटम के भी बराबर होता है। तो वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इस वीडियो में हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा हम लोगों ने, कब लगता है कैसे लगता है। ठीक है, इम्पल्स को देखा हम लोगों कि इम्पल्स क्या होता है। आगे क्वेश्चन में आगे हम इसके क्वेश्चंस भी लेंगे और आगे के क्वेश्चन में आगे की वीडियो में हम एक और चीज देखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को, कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, किस प्रकार से लगता है। वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम को भी बहुत डिटेल में समझेंगे। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके रखिए। ठीक है, वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा भाई, क्योंकि बाकी लोगों तक पहुंचे। यूट्यूब का यही है कि जो वीडियो पर जितना ज़्यादा लाइक रहता है उतना ज़्यादा वो लोग दूसरों लोगों को शो करता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके रखिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जब तक वीडियो को देखेंगे नहीं भाई, जरूरतमंदों तक पहुँचाओ इसको। बहुत से तुम लोग जो अधिकतर लोग जो वीडियो देखते हैं वो पहले से किसी न किसी कोचिंग में ज्वाइन कर रखे हैं। ठीक है, उन बच्चों के पास पहुंचाइए जो किसी कोचिंग को नहीं कर रहे, घर पे बैठ के बेचारे पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत करो। उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो मेहनत वाला करके बनाता हूँ। फिर 2-4 बच्चों का भी इंक्वायरी आ जाता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, अब 2-4 बच्चों के तक पहुँच गया तो बाकी बच्चों तक पहुँचाना ये आपका काम है। आप नहीं बनाते हो तो भाई जब जरूरतमंदों के पास पहुँचेगा नहीं तो उसको बनाने का कोई मजा नहीं आएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहता है। थैंक यू वेरी मच।